बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम से टी10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। ईद लाहौर ये अभी तक मना रहे हैं, जबकि ईद तो 3 दिन की होती है और ईद सबने बहुत अच्छे तरीके से मनाई। हमने भी आपके साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की और खूब खाने शाने भी खाए। सब लोगों ने खाए होंगे, मैंने भी 3 दिन तो खासा खाया। अदरवाइज़ मैं थोड़ी सी डाइट कॉन्शियस रहती हूँ, लेकिन अभी अखबार में ख़बर देख के मैं तो परेशान ही हो गई। गर्मी इतनी ज़्यादा थी और उस पर फिर जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और कुर्बानी का गोश्त वैसे भी कहा जाता है कि नॉर्मल हम जो गोश्त खाते हैं उससे इसमें ज़्यादा कैलोरीज भी होती हैं। सो लोग फिर जब दावते शावते उड़ाते रहे तो खाने पीने में हाथ जो है वो सब मुश्किल से ही हौला रखते हैं। तो क्या हुआ जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो पेट के अमराज के साथ अस्पतालों में पहुंचे। स्टिल एहतियात कीजिए, बहुत ज़्यादा एहतियात से खाएं। अगर आप खाना ज़्यादा टाइम के लिए इंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ी सी वेदर कंडीशन भी ऐसी है ना कि आप खाना तो खा लेते हैं लेकिन उसको हज़म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो कम खाएं, पोर्शन में खाएं। तो आप पोर्शन में अगर खाएंगे, वक्फे के साथ खा लेंगे तो मेरे ख्याल से खाने को ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। सेकंड, हमारे यहाँ जो खाना बनाने का रिवाज है ना, जिस तरह से हम कुर्बानी का गोश्त पकाते हैं, इतना सारा घी या ऑयल जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर मसाले अच्छे खासे डाल लेते हैं, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। सो अच्छी तरह से खाने को बना के खाएं, प्रॉपर कुक करके, तो आप खाने को एंजॉय भी कर सकेंगे। बाकी गर्मी के हवाले से जो है वो अभी प्रेडिक्शन की जा रही है। मैं न्यूज़ सुन के खासी खुश हो रही थी, सुबह से हवाएं भी चल रही हैं, बल्कि कल रात से। सो मौसम आगे अच्छा रहने वाला है। आगे वीकेंड तक तो लाहौरियों ने ईद ही मनानी है। सो हमारे रिपोर्टर्स ने ईद कैसे मनाई है उनसे जान लेते हैं। आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता ईद मुबारक, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम। आमिर भाई आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, कैसी रही ईद और कितने खाने शाने खाए थे? देखिए, खाने शाने तो बहुत खाए, मतलब इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि बेशुमार इकसाम की बेशुमार खाने खाए, और उतना खाया जितना पेट ने इजाज़त दी, उससे ज़्यादा नहीं खाया। जिसको बसियार खोरी या ज़्यादा कहते हैं, वो खुश खुराकी ज़रूर है लेकिन उस तरह की नहीं है कि ज़्यादा खाना खाएं और बीमार हो जाए। बहुत मार्जिनल तरीके से सारी चीज़ों को, सारी डिशेस को, रान रोस्ट भी खाई मैंने, पाए भी पका के खाए, कलेजी भी खाई, ये बन्नू बीफ पुलाव भी घर में बना के खाया, और कोरमा भी खाया, सारी चीजें खाई। अभी कह रहे हैं हमने कुछ नहीं खाया। मैं आपसे मैंने कहा सब खाया, लेकिन उस तरह खाया कि आपको आपका पेट आपको ये ना कहे कि भाई ये तू क्या कर बैठा है, वो ना है। आप भूख रख के खाएं, जो मर्जी खा लें, ये सुन्नत भी है, ये सुन्नत भी है। और जहाँ तक ईद का तल्लुक है तो ये छोटी इससे ज़रा डिफरेंट है। वो सो के गुजरती है और ये काम करते हुए गुजरती है। यानी पहले दिन कुर्बानी जो थी मेरी अपनी थी, जो कि गो के मैं ससुराल में थी। अब इसमें आप हंस लिया, वहाँ पे थी क्योंकि मेरा वहाँ पे था, और मैं दूसरा ज़िबा खुद हाथ से करता हूँ। आप खुद करते हैं? हाँ जी, मैं खुद। वाह, जबरदस्त। अगले वो बैल वहाँ पे किया, अगले दिन भाई के घर था AWT में बैल, उसने ज़िबा करना था, तो वो ज़िबा करने के लिए कसाई में लेके जाने थे। सुबह फजर के बाद कसाईयों को लेकर गया और वहाँ ज़िबा खुद किया, और शाम में जो है फिर वो मैं चला गया डिफेंस वाले भाई के पास। वहाँ बड़ी महफिल रही रात 12-1 बजे तक। खाने वहाँ पे भी खाए, गोलगप्पे खाए, और रात को आखिरी दिन, कल आखिरी छुट्टी थी, आखिर में जाकर वो खाया मैंने, बर्फ़ का गोला। पूरे अरसे के बाद बचपन की याद ताज़ा की, बच्चों के साथ जाके बर्फ़ का गोला। हमारे भी स्कूल के बाहर से मिलता होता था। हाँ, सब स्कूलों में वो था ही। वो उस वक्त ये इस तरह की, वो तो केमिकल वाली आइसक्रीम में नहीं थी, लेकिन उस वक्त वो था बर्फ का गोला, एक खास हमारी डिश हुआ करती है, वो हमने उसको एंजॉय किया। अब तो गोला गोला रहा ही नहीं है, उसको तो डिफरेंट ही कुछ कर दिया। अब तो वैसे वो अजीब किस्म की चीज नहीं, लेकिन अगर आप उनसे कहे तो वो बना देते हैं, वो सिंपल पीला लगा के वो गोला भी आपको सिंपल बना देंगे, उसमें कलर डाल देंगे। हाँ, उस पर आप स्किम्ड मिल्क डलवाना चाहें, चॉकलेट्स डलवाना चाहें, तो पता नहीं नारियल डलवाना चाहें, वो डलवाना चाहें तो आपकी मर्जी है, बट वो बना देते हैं। तो ये ईद जो है गेमा गेमी वाली, हमने खाने भी खाए, गोले भी खाए, पूरी तरह से ईद, गोलगप्पे भी खाए, वो मैंने भी खाए थे। अच्छा, वकास की तरफ आ जाते हैं। वकास वैसे आमिर भाई ने तो माशाल्लाह बहुत कुछ खाया है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं खा सका। उसकी रीज़न ये थी कि इस दफ़ा ना बकरा तो जल्दी जल्दी सुबह कर लिया, और कसाई ने टाइम दिया था कि 9 बजे आ जाऊँगा। ये तो सारों कसाई आया 1 बजे, और वो उसने पहले कह रहा था कि मैं 2-3 अपने हेल्पर साथ लेके आऊँगा, वो नहीं लेके आया था। तो फिर कसाई के साथ हमें भी बैठना पड़ा। तो काम करते सारा दिन ईद वाले दिन गोश्त बनाया, और फिर शाम को गोश्त तकसीम किया। अगले दिन इतनी वैसे थकावट थी कि अगले दिन तो उठे ही नहीं ना सर, तो 2 दिन तो ऐसे गुजर गए।
लेकिन फिर भी ईद है, खुशी का त्यौहार होता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि फैमिलीज इकट्ठी हुई होती हैं, दोस्त अहबाब भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे हम दोस्त अहबाब, मोहल्ले के लोग जिनको 4-5 साल हो गए थे नहीं मिले थे, उनसे मुलाकात हो जाती है। तो एक वैसे भी तो सेंस त्योहारों ऑफ की सेटिस्फैक्शन, खूबसूरती है। ब्लेसिंग की आपके जहन में फिर भी होती है। आप घर में भी बैठे हो ना, तो आप फील कर रहे होती हैं कि यार अल्लाह ने कुछ, आज ये ख़ास दिन है। हाँ, तो फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप मीडिया में काम करते हो और आपको छुट्टी मिल जाए। दफ्तर से छुट्टी मिल जाए। और इवन मुझे इस दफ़ा घर वाले, माँ जी कहती हैं कि वैसे पुत्र ठीक है सब कुछ, मैं कि क्यों है काट तो नहीं देता तेन 3 छुट्टियां कर रहे हैं। तू पिछली ईद पे भी आ गया, सैद पे भी आ गया। तो मतलब ये 10-12 साल में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि जो ईद वाले दिन घर पे था। तो बहुत अच्छा, वो इससे तो बड़ी खुद ब्लेसिंग है। ईद हो जाती है जब आप इतना टाइम घर स्पेंड कर लें। खैर लाहौर ये तो अभी मेरे ख्याल से संडे तक ईद मनाएंगे, ऐसा ही है ना? बिल्कुल मनाएंगे। आज हर खाने रोज भी शाम खाएंगे और ईद में, भी मनाएंगे। शाम में हर किसी न किसी के घर में दावत होगी, क्योंकि सबके पास गोश्त होता है और गोश्त पकाने का यहाँ अजब सिस्टम है। यानी अब गोश्त की डिशें बहुत सारी लोगों को बनाना जानते हैं, ख़वातीन भी। जो कहते हैं ना मुझे कुछ पकाना नहीं आता, उसको गोश्त दे दो पका लेंगे, क्योंकि उसका जायका खुद बना देता है। और वो ऐसे ही है। फिल्म थी एक जानवर आम, उसमें बड़ा ज़बरदस्त एक डायलॉग था अकमल महरूम का, मुझे याद आ गया उनका डायलॉग अजमल का। उसने कहा गोश्त जलिया भी होवे तो दाल तो चंगा होता है। खैर चलें जी, आप अच्छी तरह से अपनी ईद संडे तक एंजॉय करें, खाने शाने बनाएं और खूब खाएं, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि आज की लीड स्टोरी देख के मुझे बहुत परेशानी हो रही है। सो आज की खबर क्या है? गर्मी में तो गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आई है, लेकिन अस्पताल मरीजों से भर गए। तो हम परेशान हैं कि जी इस तरह ही अगर लोग खाते रहे, आगे चल के हमें डॉक्टर भी ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि आपने किस तरह एहतियात के साथ खाना है। लेकिन ये गर्मी किस तरह से असरअंदाज करती है? मेरे ख्याल से गर्मी वाला फैक्टर जो है ना वो ज़्यादा है, वरना आप खाना जितना मर्जी खा लें, अगर मौसम बेहतर हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा ही आमिर भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर आप अपने खाने पीने में कुछ एहतियात भी कर लें, खाने पीने से मुराद ये है कि आप गोश्त खाएं, आपको मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ आप पुदीने का इस्तेमाल करें। अब पुदीने का इस्तेमाल आपने कैसे करना है, उसको आप बनाएं घर में, उसकी चटनी बना लें, उसका वो ड्रिंक बना लें जिसमें वो सॉफ्ट ड्रिंक डलता है वाइट कलर वाला, वो उसमें ट्रांसपेरेंट जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो डाल लें उसमें। उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, क्योंकि उसमें पानी, पुदीना और वो सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है। और ये डॉक्टर भी आपको बताएंगे कि उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। असल मसला ये है, हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ब्लड प्रेशर कभी चेक ही नहीं करते ऐसे ही है। कभी चेक कराने भी नहीं जाते हैं। और हम शुगर के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हम भाई बॉर्डर लाइन पे आ गए, हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है। सही। हमें बहुत सारे पेट के अमराज होते हैं, लेकिन क्योंकि हम चेकअप नहीं कराते, हम तो यही कहते हैं कि पेट इस गोला फिरदा पे इस तरह। हाँ, और उस पर जुल्म ये करते हैं कि खाते चले जाते हैं। तो हम तो बदहजमी का इलाज भी खाने से ही ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एहतियात करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ज़्यादा जो है आप ऐसे खाने ना खाएं जिसमें मसाले तेज़ हों, बहुत तेज़ मसालों वाला खाना ना खाएं। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर्स भी यही बताएंगे, लेकिन जो डॉक्टर बताएंगे वो हमसे बेहतर बताएंगे। हम डॉक्टर तो यही बता रहे हैं कि मेयो हॉस्पिटल में 200 मरीज लाए गए हैं, जिन्ना में 150, जनरल और सर्विसेज 100, गंगाराम में 30, मियां मुंशी और कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में दर्जनों केस। काम में है वैसे, हाँ काम है, मतलब 1.5 करोड़ की आबादी है अब सर ईद पे देखे ना, उसमें 500-600 लोग हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल लोग ज़्यादा है। वैसे लोग वकास, आपका क्या एक चले कमेंट गए। चाहिए, फिर मैं अगली खबर की तरफ चलूँ। ये ईद पे तो हमने वो फिगर्स कैलकुलेट किए ना, तो इसलिए हमें पता चला कितने लोग हैं। इवन शादी ब्याह के तकरीबात हों या घर में कोई भी काम हो तो हम ओवर ईटिंग करते हैं। मेरे ख्याल में ये एक ना हमारे जहनों में एक मिथ है कि ज़्यादा खाने से ज़्यादा एनर्जी आती है। तो हर बॉडी की जो फूड कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। सही कहा। तो हमें सिर्फ ख्याल ये करना है कि जितनी हमारी ज़रूरत है हमारे जिस्म की, उतना हमें खाना चाहिए। और बैलेंस डाइट ये सिर्फ ईद पे या किसी त्यौहार पे नहीं है, ओवरऑल भी अगर हमने सेहत तंदुरुस्त रहना है तो एक बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है। और बैलेंस डाइट का मतलब यही है कि एहतियात के साथ और ज़रूरत के मुताबिक खाएं। हम असल में करते ये हैं कि जी ज़्यादा खा लें तो शायद हमें ज़्यादा फूड की जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। महंगाई का आंसर नहीं है, सारा से लोगों को गोश्त मिलता भी नहीं, सबको नहीं मिलता, ये भी याद रखिए। ये बात सही है, लेकिन ये सारा साल गोश्त लेकिन आमिर लोगों भाई का पहुंच से दूर हो गया। आमिर भाई एक और वो जब गोश्त मिलता है और जब वो उसको मिलेगा तो फिर वो तो खाएगा ना, वो तो लेकिन आमिर कहेगा भाई कि एक यार तो ये मैं किसी के घर आया हूँ तो सारा कुछ खा के ही जाऊँ, अब क्योंकि ये मुझे पता नहीं मेरे बच्चों को या मुझे कब मिलेगा। आमिर भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो ये जो सोच है कि ज़्यादा खाने से ताकत आती,
ये गलत है ना। आप कम खा लें, अच्छा खा लें। हम जानवर तो नहीं है ना कि हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। एक नेचुरल प्रोसेस के साथ उसने अगजात निकलना है, तो जितनी ज़रूरत है हम उतना खा लेंगे तो वो हमारी बॉडी को भी ज़्यादा लगेगा और हमें भी ये डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इवन बहुत सारे मैरिज हॉल में, घरों में इतना ज़्यादा खिलाने के बाद वो हाजमोला पेश कर देते हैं। यार मतलब अगर आपने मेडिसिन के साथ ही उस फूड को हज़म करना है और अपने जिस्म को सजा देनी है बेसिकली कि पहले आपने जो खाया एक्स्ट्रा उसको हजम करें, फिर उसको प्रोसेस को तेज करने के लिए आप हाजमेला खाएं। उससे बंदा खाना खा के सो भी जाता है, ये भी गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप 2.5-3 घंटे अभी हमने अपने 11 बजे वाले सेगमेंट में इसको डिटेल में डिस्कस करना है, बल्कि आपको हम बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। हमारे डॉक्टर साहिबान जो है वो बेहतर तरीके से, मेरे ख्याल से लोगों को ज़्यादा समझ भी उनकी बात ही आती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं खबर की तरफ। टाउनशिप मॉडल बाजार में सोलर सिस्टम की तनसीब का अमल जारी है। मॉडल बाजारों को मरहलेवार सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। क्या फ़ायदा होगा आमिर भाई? बहुत ही फ़ायदा होगा। मतलब ये मॉडल बाज़ार ऐसे हैं जो सुबह को खुलते हैं, मगरिब के वक्त बंद हो जाते हैं। आपको पता है इनकी टाइमिंग्स हैं, ये 24 आवर्स नहीं है। तो दिन की रोशनी में ये सारी की सारी वो बिजली इस्तेमाल करेंगे जो सूरज से इनको मुफ्त में मिलेगी। तो मेरा ख्याल है 3 करोड़ रुपया तो ये 1 साल में मुकम्मल कर लेंगे, जितने वहाँ पे AC हैं, पंखे हैं, लाइट्स हैं। ये मॉडल बाज़ार अगर किसी ने देखे हैं तो आप देखें, दुकानें बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, बड़े अच्छे तरीके से मैनेजेबल हैं और मैनेज किए जाते हैं। तो अगर इनको चलें फर्दर एक एक करके भी कर लें तो आप समझे कि पंजाब में जितने मॉडल बाज़ार हैं अगर वो सोलर पे चले जाएंगे तो बिजली की खपत की कितनी बचत होगी, और ख़ुद जो मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी है उसकी अपनी बचत कितनी होगी। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। सोलर इस वक्त सूरज अपनी फुल आबोताब पे है। इस वक्त वो ऐसी बिजली बना रहा है कि हर एक के अंदर बिजली दौड़ रही है इस वक्त। लगता है सही है। आप जरा सूरज में जाएं 2 मिनट, चलता फिरता एक बैटरी है, और 2 मिनट जाएं तो आपको अपने महसूस होगी कि नाखून में से बिजली निकलना शुरू हो गई है। इतनी बिजली बना रहा है। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके बाद स्कूल्स में जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए, जहाँ जहाँ आपके पास बिल्डिंग है वहाँ वहाँ आप सोलर लगाएं। एक तो आपके वो बिल्डिंग्स ठंडी रहेंगी क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट उसकी छत पे नहीं पड़ेगी, वो सोलर पे पड़ेगी। सोलर उसकी बिजली बनाएगा और वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि शीशा लगा होता है। बिल्कुल। तो वो आपको आपकी वो हीट भी कम होगी। और उसके नीचे अगर आप पौधे लगा लें, तो मुझे मेरा एक भतीजा बता रहा था कि ये जो जितने सोलर पैनल्स हैं इसके नीचे बेहतरीन गमलों में सब्जियां उगाई जा सकती हैं, चाहे आप जो मर्जी उगा लें। वो कह रहा था करेले उगाए जा सकते। डायरेक्ट हीट नहीं है ना, सूरज डायरेक्ट नहीं है, तो सब्जी चाहती यही है कि उसको गर्माइश मिले। ये जो कंट्रोल शेड बनते हैं ये क्या है, सिर्फ आप उसको धूप से बचाते हैं और हवा से उससे बचाते हैं कि डायरेक्ट ना बारिश पड़े। आपको जबरदस्त मशवरा मिल गया। उसने कैसा मशवरा दिया, उसने कहा जी गमले बनवाएं इसके नीचे और उसमें सब्जियां लगा दें। आप करेले लगा लें, टमाटर लगा लें, पुदीना लगा लें, नींबू लगा लें। बेशुमार ऐसी सब्जियां हैं जो अभी आप ईद के दिनों में कह रहे हैं जी बहुत महंगी हो गई हैं। अब इस शहर में हमने ये भी देखना जो कि धनिया वकासा फ्री मिला करता था, 1200 रुपये किलो बिका। ऐसे ही सब्जी के साथ फ्री मिलता है, लेकिन इस ईद पे 1200 रुपये किलो बिका वो। तो अगर आप इस तरह के सोलर पैनल्स आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, अगर मुझे दी तो मैं तो ज़रूर करूँगा। आपको तौफीक दी है तो नीचे भाई गमले रखें और उसमें सब्जियां लगा दें। जब आप सोलर पैनल धोएंगे उसका पानी जो हम समझते हैं गंदा पानी है, लेकिन उसके अंदर वो डस्ट होती है जिससे तयम्मुम भी किया जा सकता है। वो मिट्टी जो है इतनी साफ, वो मिट्टी पानी के साथ भी जाएगी तो आपके गमलों को मज़ीद फर्टाइल करती चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है बेहतरीन आइडिया है और इस आइडिया पे अमल करना चाहिए। सही। टाउनशिप मॉडल बाजार में सोलर लग रहे हैं और आगे भी ये मरहलावार जो है मुंतकिल किया जाएगा। वकास कैसे देखते हैं इस अमल को? देखिए, हमारे मुल्क में ये क्राइसिस है एनर्जी का, तो मुतबादल और लॉन्ग टर्म के लिए यही एक ऑप्शन बचा है हमारे पास कि हम जो ज़रूरत है उसको कम कर दें। अभी आपने बात की कि स्कूलों को भी मुंतकिल करना चाहिए, तो बहुत सारे स्कूल जो है ना वो ऑलरेडी कर दिए गए हैं और बहुत अच्छा है। और आप ये देखें कि जो ना दहिंदा हैं लेस्को के या वापडा के गवर्नमेंट अदारे उन्हें स्टॉप पर है और ये भी गवर्नमेंट है, स्कूल सारे गवर्नमेंट है। तो जो जैसे कहा कि ये वो ऑफिस हैं या वो मकामात हैं जिन्होंने दिन में ही काम करना होता है। तो पाकिस्तान तो इतना ब्लेस्ड है अल्लाह के रहमत से कि आप पूरा साल सोलर एनर्जीज का आप कंज्यूम कर सकते हैं। फिर 1 टाइम इंस्टॉलेशन है, उसके बाद कितना बड़ा इसको मेंटेनेंस नहीं है, करना नहीं है। फिर जैसे ये मॉडल बाज़ार हैं, फिर इसके लिए आपको बैकअप नहीं चाहिए, मतलब रात को तो आपने चले जाना है, तो दिन को आपको ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को अल्टरनेटली अपने इदारों के साथ साथ
पब्लिक को भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो ऑफिस, वो बिल्डिंग्स, वो घरों जिनके पास लोगों के मसाइल हैं, अब वो अपना मुतबादल सोचें। सही। मुतबादल सोच ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। हम ऐसा नहीं हो सकता ना, हमारे पास इतने माली वसाइल हैं कि हम 2 साल में या 3 साल में कोई 50,000 मेगावाट बिजली तैयार कर लें ना, ये तो लेकिन हम अपनी जो ज़रूरत है, जो कंजम्पशन है, वो कम कर सकते हैं 2 दिनों में। मतलब मेरे घर में अगर 400 यूनिट इस्तेमाल हो रहा है तो वो सोलर इंस्टॉल करने के बाद मैं उसको 150 पे ला सकता हूँ। ये इंस्टेंट सोल्यूशन है जो हमारे पास है, लेकिन और बात गवर्नमेंट ऐसा को है इस ना पे कि लीड सोलर करना भी चाहिए। हर कोई अफोर्ड नहीं कर नहीं कर सकता। मैं ये सकता, कह रहा हूँ नहीं कर सकता, सही जो कह रही कर आप। सकते हैं ना। अच्छा ये है कि जिस तरह से हम एक सोसाइटी को इजाज़त देते हैं कि भाई उसमें पार्क की जगह होनी चाहिए, उसमें मस्जिद की जगह होनी चाहिए, कम्युनिटी सेंटर की जगह होनी चाहिए, कानून बना दें कि इसके अंदर एक छोटे सोलर पार्क की जगह होनी चाहिए और उस सोलर पार्क से जो इसके अंदर ट्यूबवेल चले और जो स्ट्रीट लाइट्स चले वो सोलर से चले। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, जो सोसाइटीज़ बना रहे हैं अरबों खरबों रुपए की, उनके लिए वो पार्क के लिए, एक सोलर पार्क के लिए, यानी एक वो ऐसा सोलर पार्क हो जिसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जगह चाहिए ना सिर्फ, बिल्कुल। उसमें कुछ नहीं है। उनकी कितनी बचत होगी उन सोसाइटीज़ की कि उनकी स्ट्रीट लाइट्स जल जाएंगी और उनके ट्यूबवेल चल जाएंगे। गवर्नमेंट की भी बचत, और लगाएंगे वो खुद, सही। मेंटेनेंस खुद करेंगे, उसकी मेंटेनेंस जिस तरह से उन्होंने कहा आप कि वो है ही कैवलरी नहीं। ब्रिज पे खड़े होकर देखें ना, तो ब्रिज से उस तरफ कैवलरी का एरिया और फिर डिफेंस का एरिया शुरू हो जाता है। तो आप छतों पे देखें तो मोस्टली घरों के ऊपर सोलर इंस्टॉल हो चुके हैं, इस तरफ कम आपको नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आपकी 30-40% जो लोग हैं ना इस शहर के, वो अफोर्ड कर सकते हैं, और इन्हीं 30-40 की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है, क्योंकि घरों में 3-3, 4-4 एसी चलने और होते हैं। विकास, जिस कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सोलर पर मुंतकिल हो भी चुके हैं बहुत ज़्यादा है। काफी हद तक। अभी देखें ना, अभी बहुत सारे हैं ऑफिस लोगों ने अभी कर दिया स्टार्ट, मतलब लोग आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। मैं बताने का मकसद ये था कि मुतबादल सोच ही हमें सर्वाइवल है हमारा। और फिर जो अभी आमिर भाई ने एक बात की ना कि हम सोलर के नीचे जो स्पेस है वो कैसे यूटिलाइज करनी है, वो आप ये देखें। आपने कहा कि जी वो धनिया फ्री मिलता था, टमाटर भी मिलता होता था। नहीं, टमाटर कभी नहीं मिलता था, धनिया जरूर मिलता था। वो जिस दौर की ये बात कर रहे हैं ना, तब होता था कि एक टमाटर लोग वैसे ही दे देते थे। तो धनिया, टमाटर, पुदीना, ये हमारी ज़रूरत है। लीमू भाई, लीमू, सब्ज मिर्च, ये हमारी ज़रूरत है, खाना इसके बगैर नहीं बनता। लेकिन ये आप ये देखें कि इतना सा एक छोटे गमले में भी आप अपने घर की ज़रूरत के मुताबिक ये चीज़ें उगा सकते हैं। एक सोच जो हमारे माशरे में पनप गई है वो ये है कि छड़ी बाज़ार से ले आएंगे। भाई आप ये सोचें ना कि बाज़ार से कहीं ना कहीं तो पैदा होंगी ना। सही बात। अगर आपने टमाटर, धनिया भी बाहर से मंगवाना है, फिर आप शिकायत करें ये बड़ा महंगा है। बिल्कुल। तो छोटे छोटे, इवन जिन लोगों के घरों में थोड़ी सी भी जगह है, उस वहाँ पर भी अपने घर की ज़रूरत के मुताबिक ये सारी चीज़ें उगाई जा सकती है। बिल्कुल। और जो आइडिया आमिर भाई ने दिया है, तो ये तो मतलब है कि आप 3, 4, 5 घरों को आसानी से आप कर सकते हैं, जी आप ले जाएं। बहुत सारे दोस्त ऐसे लोग हैं, हमारे एक दोस्त हैं पंजाब सोसाइटी में, उनका 10 मरले का प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, तो उन्होंने वहाँ पे सब्जियाँ लगाई हैं। अब मैं कभी जाऊँ वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि जी मोहल्लेदार जिसका भी दिल करता आए और वो ले जाए उतार के ना, तो लोग आते हैं। ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा लेकिन आइडिया। सोच सिर्फ ये है, वही मुतबादल सोच है कि अगर हम ये समझते हैं ये छड्डे हैं जी बाजार तो ले आवांगे, भाई बाजार से जब आएगा, जब आपने उगाना नहीं है, तो जब चीज़ एक दूसरे मुल्क से आएगी उसकी ट्रांसपोर्टेशन के भी खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा, फिर तरोताज़ा नहीं आएगी, फ्रीज जो आएगी मोस्टली, फिर आप घर में शिकवा करेंगे देखें ये धनिया भी बड़ा महंगा हो गया। तो उसका तरीका, उसका हल यही है कि अगर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी एक गमला रख के भी अब धनिया उगा लेना, ये तो सब वो भी लोग हो कर सकता सकते हैं, थोड़ी सी इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। तो फिर वो जो हमें हर रोज़ आपकी शिकायतें आती है ना कि सब्जी महंगी है, सरकारी रेट पर अमल नहीं हो रहा, तो आपकी जान छूट जाएगी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल कैसी रही? जिन इलाकों में मैं विजिट करती रही हूँ, जिन रिश्तेदारों के घर मैं गई हूँ, आसपास सफाई के कदरे बेहतरीन इंतजाम थे। बेहतरीन मैं इसलिए कह रही हूँ कि जहाँ पे हमें 3-3 दिन, 2-2 दिन, रात तक आलाइशें जगह जगह पड़ी नजर आती थी, कम अज़ कम वो नहीं था। ईद के दिनों में भी हमारे साथ बाबर साहब दिन साहब थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से सफाई ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी आज भी आई हूँ मैं, तो हालात जो है बेहतर नज़र आ रहे हैं। कहीं कूड़ा नहीं नज़र आया, कहीं आलाइशें नहीं नज़र आई। वकास, आपकी तरफ आना चाहूँगी पहले। ये बिल्कुल सही बात आपने की है कि कंपैरेटिवली अगर हम पिछली ईदों को कंपेयर करें तो इस साल सफाई के इंतजाम बहुत बेहतर थे। और उससे भी अच्छी बात यह थी कि टाइमली आलाइशों को उठा लिया गया। मतलब
उठाई तो जाती हैं, लेकिन 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन, यानी कि अच्छी तरह जब लोगों को बदबू आ जाती थी तब उठाई जाती थी। मेजॉरिटी एरिया से ऐसा ही हुआ है। कल मैं भी गया था इकबाल टाउन में, तो कुछ नजफ़ कॉलोनी के कुछ एरियाज़ थे, वहाँ पर थोड़ा सा कुछ थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कॉल की है तो उन्होंने हमें टाइम दिया घंटे था, तो घंटे तक हमारी टीम आएगी और इसको वो स्पॉट को धो के स्प्रे कर देगी। ये जो सर्विसेज की फ्राहमी है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, और हम मशकूर हैं, हम वैसे तो मशकूर तो नहीं, लेकिन हम मशकूर हैं कि हम हुक्मरानों के और हुकूमत के कि जिन्होंने चले कुछ ना कुछ तो आवाम के लिए किया है, और हम इसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। ऑपरेशन, इससे एक चीज़ और पता चलती है कि अगर हमारी इंतज़ामिया ये डिसाइड कर ले कि जो बुनियादी ज़रूरियात या बुनियादी सर्विसेज हैं वो अगर आपने आवाम को फ्राहम करनी है तो वो की जा सकती हैं। और ये सिर्फ इसके लिए ना सिर्फ बेहतरीन प्लानिंग चाहिए होती है। देखिए ना, प्लानिंग से भी ज़्यादा ये आपकी कमिटमेंट है। हाँ। देखिए आपका रोल है, सुपरवाइजरी रोल है, तो आपको फिर सुपरवाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब ये पिछले 1.5-2 साल में ना पाकिस्तान जिस ट्रांसफॉर्मेशन दौर से गुजर है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब वो सामने आई हैं, और पब्लिक का ट्रस्ट जिसको पॉजिटिवली देखें तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इससे कुछ नहीं हो सकता, भाई आपकी टेट निगरान सेटअप में वो कुछ करके दिखाया कि भाई हो सकता है, और कम वसाइल में कम कर, और उसी टीमों के साथ उसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करके दिखाया है। फिर हमेशा से यही खबरें होती थी कि जी लाशें नहीं उठा रहे, गंद पड़ा हुआ है। वो जी ईद के 3-4 दिन बाद वज़ीर आला साहिबा या साहब आए हैं, उन्होंने आकर नोटिस लिया है जी, फिर मशीनरी मुतहरक हो गई है, CD42 ने भी अपना रोल प्ले किया है, तो फिर जाके जब लोगों को कुछ सुकून हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसके बगैर भी हो गई हैं। ठीक है, वही ना तो कि आपने बस बेहतर प्लानिंग की है, काम कर दिखाया है। आमिर भाई, सेंट्रलाइज, सॉरी इसमें सिर्फ एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा, सेंट्रलाइज चीज़ों को किया है। सेफ सिटी वालों को भी असाइन किया गया था कि अब सारी टीमें LWMC के भी, पुलिस के भी, वासा के भी, सारी टीमें वहाँ पे आगे बैठेंगी। एक तो आपकी ग्राउंड जो टीम्स हैं वो काम कर रही हैं, दूसरा अगर कोई कंप्लेन करता है और किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे सेफ सिटी के कैमरों की एक्सेस है तो वो भी नोटिस कर रहे थे, तो एक सेंस ऑफ मॉनिटरिंग भी लोगों पे थी। इस दफा फाइन भी रखा गया था कि आलाइशें अगर नालों में बहाई जाएंगी तो उन लोगों को फाइन भी होगा, ये चीजें भी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है। मैं बाबर साहब दीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस काम। CM साहिबा को पहले नहीं, CM साहब को नहीं, बाबर साहब दीन पिछले दफ़ा भी जब निगरान सेटअप था तो यही थे, बिल्कुल, और इन्होंने उस वक्त भी एलाइशों के साथ यही किया था कि उसको जल्द से जल्द उठवाया था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने उससे आगे एक स्टेप और किया, और वो ये है कि इस दफ़ा के गुलाब से भी रोड्स धो दी। मैं आपको अब सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे एक PTI के बंदे से, और उसके जो उसको यही नाम होगा PTI का बंदे का, अच्छा नहीं वो एक नाम और भी है वो यूज़, जब उसने ये बात की ना कि जी शाबाश देनी चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को कि मैं खुद घूम के मैंने देखा है, मुझे इलेक्शन नजर नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आपके मुखालिफ भी आपकी तारीफ़ करें तो इसका मतलब है तारीफ़ के काबिल काम था। तो बाबर साहब दीन ने जिस तरह से इसको मॉनिटर किया, दिन भर रात वो जागे हैं, सारे जागे। इन्होंने सही कहा कि इसमें पुलिस का भी उतना ही किरदार है, इसमें वज़ीर आज़म साहब ने बोनस देने का ऐलान कर दिया, और अच्छा किया वज़ीर आला ने अच्छा किया, और वज़ीर आला की ही शाबाश थी और बैकअप था, जिसकी वजह से ये सारा जिस तरह से भाई ने बताया, वकास ने, कि सेंट्रलाइज किया गया और उसका मॉनिटर किया गया। यकीन करें, मैं अपने भाई के घर कुर्बानी के लिए गया तो मैंने उसको, वो मुझे कहता है अच्छा मुझे ज़रा गड़ी शो जा लेने दे, फिर मैं तुम्हें पूछूंगा तेरी वज़ीर आला क्या करती है। वो वहाँ भी यही मशहूर है मेरी वज़ीर आला, हालांकि वो पंजाब की वज़ीर आला और मैं पंजाबी हूँ, तो मेरी हुई। असल में ना आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे थे एक सियासी जमात के बारे में, आप दूसरी कैटेगरी के हैं ना। मैं दूसरी कैटेगरी का नहीं हूँ, मैं उस तरह से नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। और मैंने ये हमेशा कहा है, मेरे ब्लॉग पढ़े आप जाकर, जब तक जहाँ लेकिन ये अच्छी चीज़ है भाई, अच्छी चीज़ है, एक हेल्दी अच्छा, उसने मुझे कहा, और कल रात उससे मेरी कल शाम में बात हुई तो मैंने कहा सुना, कहता है गरीश हो गया था ससुराल है उसके, तो कहता वहाँ मैं हैरान परेशान कि यहाँ कहीं कभी सफाई नहीं होती, बिल्कुल वहाँ पे भी साफ था। और आज आपने सही कहा, मैंने लाहौर का एक दूसरा कोना 3 दिनों में देखा है, मतलब कभी मैं AWT गया हूँ, कभी डिफेंस गया हूँ, कभी मैं शौकत खानम की तरफ गया हूँ, टाउनशिप की तरफ आया हूँ, मुझे कहीं इलेक्शन नजर नहीं आई। हाँ, ऐसे ही है, कहाँ इक्का दुक्का होंगी तो वो लोगों का इसलिए कि 1139 नंबर था, हाँ, मैंने उस पर कॉल करके भी देखा, बिल्कुल ऐसे क्विक रिस्पॉन्स था उस पर भी
कि मैं खुद हैरान था कि ये तो मिलती नहीं होती काली। अदरवाइज पूरे शहर में एक अजीब सी स्मेल होती थी, आप जहाँ कहीं जाते थे। आज आप देख लें, आज सुबह का बुलेटिन मैंने देखा एक चैनल का, कराची में बुरा हाल था, पेशावर में बुरा हाल था, बदबू के साथ उन्होंने ढेर दिखाए पड़े हुए, और कोयटा में तो बहुत ही बुरा हाल था। यानी कराची, कोयटा, पेशावर, 3 आपके तो फिर आपने कहना था लाहौर तख्ते लाहौर है भाई। लेकिन आमिर भाई, और जिनके पास है उनको एहसास आमिर नहीं है भाई, इसका। इसमें आप लोगों को भी अप्रिशिएट करें जिन्होंने ताउन भी किया है हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन उसके के साथ। बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन LWMC ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया, जो 3 दिन शहर में सफाई ऑपरेशन था। सो जारी रखें, अल्लाह करे। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, बाबर उम्मीद साहब, करते दी हैं कि साहब वो जारी आगे रखें भी इसको। इसी तरह से रहे। शहर साफ सुथरा होगा तो आप बीमारियाँ कम लगेंगी। इसमें मैं लाहौरियों से भी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने शहर को साफ रखने में आप लोग भी जो है वो पेश रहें। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और मुझे यह नहीं पता था कि चिड़ियाघर खुल चुका है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहाँ पर और रिवैम्पिंग हो रही थी, सब बंद था। अच्छा जी, ये कब हुआ ये तो अभी देखेंगे। लेकिन हमेशा लाहौरियों की रिवायत रही है, छोटी ईद पे तो नहीं जा सके, लेकिन छोटी ईद पे रश हमने ज़्यादा देखा था सफारी में। ईद के तीसरे रोज़ चिड़ियाघर में सैर करने वालों का तांता रहा। 100 रुपये का टिकट कर दिया गया। अच्छा, ये ज्यादती है आमिर भाई। बड़ा अच्छा है, 100 रुपये का टिकट कर दिया गया है। इस वक्त नहीं, ये एकदम वकास से रह के कहाँ आया, 30-40 मेरे बात सुने, वकास रह के आया है ये लंदन में। अच्छा, इसमें मैंने कहा सिर्फ- चिड़ियाघर। इसमें सिर्फ ये पूछे कि अच्छा, मैंने भी सोचा है मैं कब गया हूँ। वकास रह के आया चिड़ियाघर। लंदन जू का टिकट कितना है, इससे जरा अच्छा। अभी जरा पूछें। देखें, जहाँ आपने जानवरों की टेक केयर करनी है, जहाँ पे आपको करना है, तो आपको एक टिकट, आपके एक एहसास जिम्मेदारी भी आप। अब 100 रुपया का गोला खाया मैंने, बर्फ़ का, आम बर्फ़ है, उसको वो उसने उसमें ग्राइंडर में चला के उसमें 2-3 आर्टिफिशियल कलर डालने, और 100 रुपया है। आज 100 रुपये की क्या वक़्त है? क्या हमारे बचपन में जितनी 10 रुपये की वक़्त होती थी, मेरा ख्याल उतनी भी नहीं रही उसकी। तो इसमें अगर 100 रुपये टिकट कर भी दिया गया तो इस पर ज़्यादा ची बची होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ईद पर अपने बच्चों को, जो अगर आपके 4-5 बच्चे हैं, 400-500 रुपये ये लगा दिया है, तो आपको कोई हर्ज नहीं है। आप उनको ना वहाँ से अंदर से कुछ खाने दें, ना उसको दें, लेकिन उसको ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर है, उसके मतलब तो आगाही देने लेकिन कि ये चिड़ियाघर crocodile का है। मजा ना हाथी के बगैर नहीं है, यकीन मानिए। हाथी तो वहाँ पे अब मैं तो जा नहीं सकता। अच्छा, वो ये है कि ये तो निगरान गवर्नमेंट ने वादा किया था लाहौर के बच्चों के साथ, और उन्होंने उसको दोबारा से रिवैम्प कर दिया है। क्या ही बेहतर हो कि इसको मज़ीद डेवलप किया जाए, और जो हाथी हमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वाले लाने नहीं दे रहे, अब वो ये पता मसला, एनवायरनमेंट नहीं है ना यहाँ का। वो नहीं एनवायरनमेंट है, ये तो हाथियों का देश है ना, स्पेस वो नहीं है। जो वो हमने हाथियों का पहले देश जो है। चाहिए। वो जो कहते हमने- हैं आप इस काबिल नहीं है। जो हमने आपने पहले जो- हाथी के साथ किया, आपने जो शाहजहां के साथ किया, जो नूरजहां के साथ किया, ये वाले मकबरे वाले नहीं, ये भी शाहजहां नूरजहां है, जो कराची वाले थे, शाहजहां नूरजहां, उनको रेस्क्यू करना पड़ा, उनकी आपको टेक केयर, आपके पास ऐसा स्टाफ ही नहीं है जो कि उनकी टेक केयर कर सके। जू के अंदर जानवर के एक्स्ट्रा, आप घर में जो परिंदा पिंजरे में रखते हैं ना, उसको बेचारे को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है जो, लेकिन जो दरख्तों में चहचहा रहा होता है उसको आप कुछ ना आप उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन वो सेहतमंद रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज़ादी में वो सेहतमंद होता है। तो आपके पास अगर यहाँ पर ऐसी इन्वायरमेंट तो मौजूद है कि मौसम तो हाथी के लिए यही अच्छा है, लेकिन आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो उसकी टेक केयर कर सकें। उसके लिए टिकट महंगा अगर हो भी गया है तो हो जाए, लेकिन अगर आप हाथी ला सकते हैं तो ज़रूर लाएं। और दूसरा, आप शेरों के पिंजरे मैंने देखे नहीं है, शेरों के पिंजरे जो है वो शीशे में करें ताकि लोग करीब से उनको देख सकें, बंदरों को करीब से देख सकें। वो इस तरह की चीज़ें करें, नई इनोवेशन लेके आए। लोग ज़्यादा टिकट भी खर्चेंगे। यहाँ पे लोग आम झूलों के लिए पार्क में जाकर तो बेशुमार पैसे खर्चते हैं, तो यहाँ 100 रुपये भी दे देंगे, और उन जानवरों के लिए जिनके बारे में आपके बच्चों को मालूमात हासिल होंगी कि यार ये बबून है, ये अच्छा, हमारे लंगूर है, बचपन में बड़ी अट्रैक्शन होती थी और चिड़ियाघर जाने का मज़ा भी आता था, क्योंकि वहाँ पे आपको पांडा भी नज़र आता था, वहाँ पे आपको वो रीछ भी नज़र आता था। अब ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं, और सबसे ज़्यादा इंजॉय तो सभी लोग सूजी को देख के करते थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन वो पांडा नहीं है। सोशल मीडिया पे आ गई हैं, यूट्यूब पे आ गई हैं, टिकटॉक पे आपको मिल जाएंगी, और हमने बच्चों को भी मोबाइल दे दिए। अब फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा कि निगरान सेटअप का शुक्रिया कि जिन्होंने जो ज़रूरी था मैं विजिट करूंगी तफरीह के लिए, मैं जो खुद करूँगा। तफरीह के लिए सब लाहौर में जो सबसे बड़ी तफरीह के 2 स्पॉट थे, वो चिड़ियाघर ही और फिर आपके पास जबाग जना या रेस कोर्स पकड़ा।
आपने शेरों की बात की तो वो सफारी जू में नाइट सफारी उन्होंने स्टार्ट की है। हाँ। उन्होंने बेसिकली वो हाईएस्ट वैन के ऊपर पिंजरा टाइप बना के ना उसके अंदर वो लोगों को लेके जाते हैं और वो जहाँ पे शेर की जी बिल्कुल, वो आप बिल्कुल करीब से देख भी सकते हैं, हाँ, जैसे मैं गई वीडियोस हूँ। पे देखते मैं हैं। गई हूँ। लेकिन वहाँ उन्होंने थोड़ा सा रेट काफ़ी ज़्यादा हाई किया है। 500 रुपया छोटे बच्चे का, 1000 रुपया बड़े का। और अगर आपने फीड करना है शेर को, अगर आपने गोश्त की तरफ फेंकना तो उसका 2000 अलहदा से है। मेरी इसमें राय नहीं, आमिर भाई सस्ती से थोड़ा सा तफरीह, मुख्तलिफ ऐसी है। तफरीह सस्ती होनी चाहिए। ये जो तफरी है ना, इसमें मेजॉरिटी हमारा जो लोअर और मिडिल क्लास सबका है ना वो जाता है। आमिर भाई बात कर रहे थे 100-500 की क्या फ़र्क पड़ता है सर। वो एक बंदा जो अपने बच्चों के साथ बाइक पे जल्लों से आ रहा है ना, उसके लिए सर वो 500 बड़ा मैटर करता है। और सारी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ें आपने करनी है इस मुल्क की आवाम के लिए। तो अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिससे आपको बच्चों ने या आपके आने वाली नस्लों ने मुस्तफ़ीद होना है, अगर उनको आप सब्सिडाइज कर भी देंगे तो उससे मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं मेरा ख्याल है अभी पड़ता। subsidize कम ही होना होगा। चाहिए, कम होना अभी है? चाहिए। और अभी भी सब्सिडाइज ही होगा ये। आप आपके सफारी आपके 100 रुपए से ये चीजें नहीं सर सफारी की मैं देखें सफारी और के जो गोश्त अगर प्राइसेस आपने हैं, डालना है तो आपको भी पता है गोश्त की कीमत क्या है। सफारी- गोश्त में अगर 1000 रुपये लगता है सफारी का, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लोगों को इजाज़त थी, मैं खुद गया था, गाड़ी लेकर आप जा सकते थे। आप शेरों के दरमियान में से, शुतुरमुर्ग के दरमियान में से गुजरते थे। हुआ ये कि वहाँ पे लोग बाहर निकल के शेरों को तंग करते थे, वो भागता था तो वापस आके आप और एकदम दरवाजा आप बंद उसके बाद करते बात थे। किया, एक हादसा हुआ। उसके बाद उसके बाद उन्होंने वैन बना दिया। वैन के अंदर सफर करना है तो आपको उसके पैसे तो देने हैं। अब इसमें अच्छा, वो बड़ा अजीब सा मंजर लगता है कि कभी आप देखते थे कि पिंजरों में शेर बंद है, आप पिंजरे में बंद होकर शेरों के पास जा रहे, तो वो उल्टा ही हो गया। शेर देखने आएंगे। जो लोग चिड़ियाघर नहीं गए वो जरूर जाएं, हम लोग भी जरूर प्लान करेंगे क्योंकि ये तमाम सहूलियात या रिवैम्पिंग आप लोगों के लिए की गई है। सो 100 रुपए की एक टिकट अगर आप खर्च लेंगे तो आपको अच्छी से अच्छी तफरीह मिल जाएगी। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो बड़ा मुश्किल मरहला होता है जब आप इतनी गर्मी में ड्यूटी पर मौजूद होते हैं और फिर इस तरह की जगह पर आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पर ये वीडियो देख भी ली हो। हमारी रिपोर्टर समरा फातिमा जो कि बकरा मंडी में थी और किस तरह से ऑब्वियसली आपको जानवरों के दरमियान में खड़े होकर सब लोग कहते हैं अच्छा जी फ्रेम ऐसा होना चाहिए, पीछे जानवर नज़र आ रहे हो, बकरे नज़र आ रहे हो, गायें नज़र आ रही हो। सो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो लोग जो कि ड्यूटी पर होते हैं, फिर लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल है। समरा फातिमा के साथ जो हुआ वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि वो अपने बीपर के दौरान एकदम से गायें आ गई और बच गई, काफ़ी हद तक महफूज रह गई वो। आमिर भाई टक्कर लगी उसको। हाँ, ये नहीं है कि और बच बेचारी गई। है भी कमज़ोर सी, छोटी सी है। कमजोर बच्चियां होती भी इसी तरह से हैं और बड़ी बहादुरी का काम है। ये लोग जो समझते हैं कि रिपोर्टिंग बहुत आसान काम है, तो चाहे करकराती धूप होए, बारिश होए, तूफान होए, बिजलियां चमक और कड़क रही होए, आपको उसमें जाना पड़ता है। और बक्कर मंडियों आंधी में तूफान में भी रिपोर्टर्स हमारे बाहर खड़े होते मौजूद हैं। रहते हैं, पानी में मौजूद रहते हैं। बक्कर मंडियों में जाना अज खुद एक मर्दों के लिए भी एक इम्तिहान चैलेंज से है, कम नहीं है कि वहाँ पर जाना, कीचड़, गंदगी, धूल मिट्टी। मैं क्योंकि वो बकरा बोलते बकरे प्रोग्राम करता रहा हूँ इतने साल, इस साल मैंने नहीं किया था, तो उसमें मुझे अंदाज़ा है कि ये जो जानवर हैं ये क्योंकि देहात में पले होते हैं, इनको अंदाज़ा नहीं, एकदम से अजनबी जगह पे आते हैं और अजनबी जगह पर आकर ये दूसरे जानवरों में मिक्स होने में टाइम लेते हैं। जानवरों की मंडी में जाना खुद एक बड़ा इम्तहान होता है और उसमें एक बच्ची का जाना और इस तरह से रिपोर्टिंग करना, तो आप वो लोग जो रिपोर्टिंग को बहुत आसान समझते हैं, जिससे भी हम इंटरव्यू करने आते हैं, जो मैस कॉम करता है, वो आगे कहता है जी मैंने रिपोर्टर बनना है। हाँ। और कई मैंने देखे हैं भाग जाते हैं, उनको अगर 2 धूप और 2 बारिशें लगें तो उसके बाद वो ये मौसमी कसाबों वाला काम नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो बहुत बाहिम्मत होते हैं और मैं समरा को इसकी हिम्मत की दाद देता हूँ। इसके बाद भी वो रिपोर्टिंग करती है, वो बिल्कुल नहीं डरी, घबराई नहीं। देखें एक रिपोर्टर के साथ बहुत सारे वाक़या ज़िंदगी में हो जाते हैं। मैं भी जब रिपोर्टिंग मुझे एक दफा कहा था कि आपने ऐसे जाना है बकरा मंडी में, मैं डर गई थी, ऑनेस्टली मैं डर गई थी। देखिए वो डरने वाली बात है भी। और दूसरा जो उसके साथ क्रू था उस बेचारे को, वो भी परेशान हुआ होगा, लाजमी बात है। हाँ। ये तो बिल्कुल अचानक से हमला है, कोई उसके साथ कोई उस वक्त प्रोड्यूसर नहीं होगा, कैमरामैन होगा, एक वो खुद होगी, तो ये एक अचानक हमला हुआ और 2 जानवर थे जिसमें से एक आकाश कभी ऐसा वाकया हुआ, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? और अच्छा, क्योंकि क्राइम की बीट है तो इसलिए बहुत सारे ऐसे होते हैं।
तो हम ऐसे को हमने पहले ही समझाया होता है कैमरामैन को कि अगर कुछ ऐसा होता है सबसे पहले कैमरा कुछ भी बंद कर sudden देना, हो सकता है। नहीं सबसे पहले कैमरा बंद कर देना, क्योंकि फिर ऐसे वायरल हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन समरा हम आपकी बहादुरी को दाद देना बिल्कुल चाहेंगे। देना। तो ये सब चीजें जो हैं होती रहती हैं और मेरे ख्याल से उन लोगों को जो लगता है बहुत आसान काम है, देख लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so आप लोगों के much. वक्त के लिए। नाज़रीन, हम आपको हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम अपने न्यूज़ वाले पार्ट में जब डिस्कस कर रहे थे, जाहिद साहब ने जो खबर दी थी कि शहर के बड़े हॉस्पिटल्स में कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पहुंचे हैं पेट के अमराज के साथ, क्योंकि लोग खाने पीने पे हाथ जो है वो हौला नहीं रखते, बल्कि हाथ अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको अस्पतालों तक पहुंचा देती हैं। अच्छा, जो लोग अस्पताल नहीं पहुंचे वो मुसलसल ये शिकायत ज़रूर करते रहे कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द, मिदे में जलन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं और खाना खा के फिर आप एक जगह पे बैठे भी रहते हैं। सो अभी तक मैंने तो कहा संडे तक लोगों ने ईद इंजॉय करनी है, लाहौरियों ने तो संडे तक ईद मनानी है। तो आपको एहतियात क्या क्या करनी है? अगर आप कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किस तरह से एहतियात के साथ खाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और वो लोग जो कि मैदे के अमराज का शिकार हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और इसके साथ साथ डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनको किस तरह से अपनी खुराक को जो है वो कंट्रोल रख के खाना है, ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने का मकसद सिर्फ याद दहानी होता है कि अगर आप कुछ बेहतियाती कर रहे हैं तो खाएं सब कुछ, लेकिन एहतियात के साथ। प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता ईद मुबारक। वैसे संडे तक लोगों ने तो ईद मनानी है, सो हम लाहौरियों को अभी भी ईद मुबारक कह देंगे तो चलेगा, क्योंकि लोगों ने खाना पीना जो है वो तो पूरे महीने रखना है, लेकिन संडे तक वो दावतों वाला सिलसिला रहेगा। डॉक्टर साहब, मरीज बड़े हॉस्पिटल में आ रहे हैं? मरीज़ दो वजूहत से हैं जी। एक तो ये कि मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी, आपने देखा गर्मी हर्ब्स बहुत है, और ईद ना भी हो तो इन दिनों में पेशेंट्स का टर्नओवर बढ़ा होता है जी। गैस्ट्रो के पेशेंट्स, गंदे पानी की वजह से होने वाली पेट के अमराज, डिहाइड्रेशन और उसके साथ हीट स्ट्रोक और इस तरह के मसले गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। लेकिन सोने सुहागा ईद की फेस्टिवल जो फूड फेस्टिवल के तौर पे है, इसमें खाना पीना जो है सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, उसके इर्द गिर्द सोशलाइजिंग है, खाने पे जाना है तो चाय पे बुलाना है, और इस तरह करके हर चीज़ फूड ओरिएंटेड है। और फूड भी ऐसा कि जो कि इस गर्मी के मौसम में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने का चांस ज़्यादा है। कुर्बानी का गोश्त, ठीक है, कुर्बानी के गोश्त में कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो मुख्तलिफ हैं आम गोश्त की निस्बत। एक तो जानवर बड़े होते हैं, उनमें चर्बी का अंसर ज़्यादा होता है, उसके बाद उसको जो एक बल्क में अवेलेबल होता है तो उसको खाने की ख्वाहिश और कोशिश भी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद गर्मियों का मौसम है तो उनमें खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है, और जब हम पार्शली कुक या सेमी कुकड फूड खाते हैं या एक दफ़ा का पकाया हुआ खाना बग़ैर प्रॉपर स्टोरेज के दोबारा खाने की कोशिश करते हैं, तो एंड रिज़ल्ट ये होता है कि पेट की ख़राबी हर उस बंदे को भी हो सकती है जो पहले से पेट के अमराज का शिकार नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता 12 महीने से कोई थोड़े बहुत मसाइल का शिकार है, सीने की जलन का शिकार है, अल्सर की शिकायत है, या IBS का पेशेंट है, याद है IBS 25% पॉपुलेशन को है, GERD तकरीबन 20% पॉपुलेशन को है, तो ये बहुत हाई नंबर्स हैं जो मैदे के पहले से मरीज़ चलते आ रहे हैं। उनके ऊपर जब इस तरह का स्ट्रेस आता है खाने पीने का, मौसम का, इनएक्टिविटी का, और सबसे बढ़ के एक जो हाजमे की खराबी का बायस बनने वाला फिनोमेना है वो यह है कि सोने जागने का मामूल, छुट्टियां भी हैं, ईद भी है, और उसमें लेट तक लोग खाना खा रहे हैं। नाश्ता हो रहा है 11 बजे छुट्टियों में, और उसके बाद दोपहर का खाना हो रहा है 5 बजे, और रात का खाना हो रहा है 12 बजे। तो उससे ये होता है, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, छुट्टियों के मौसम में टोटल छुट्टी है, और उसमें एक्सरसाइज की भी छुट्टी है, और उसमें इवन पार्क्स भी, मैं जिस इलाके में रहता हूँ मॉल टाउन में, उसके पार्क्स भी 3-4 दिन से बंद है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो एड अप होती हैं, ज़्यादा खाना, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, और उसके साथ फिर एसोसिएटेड पेट के मसाइल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब, क्या आप ये लोगों को कहना चाह रहे हैं कि गोश्त बिल्कुल ना खाएं? नहीं, बिल्कुल खाएं जी। ये तो बिल्कुल गलत मशवरा होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा, और नापसंदीदा होगा। हाँ। तो ऐसा ना हो ना लोग चैनल ही चेंज कर दें। ये गोश्त जो है रेड मीट के ज़मरे में आता है, बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त, तो बहुत एनर्जेटिक होता है, प्रोटीन कंटेंट है इसमें, प्रोटीन डाइट है,
और बहुत हेल्दी है, प्रोवाइडेड कि हेल्दी तरीके से खाया जाए। यानी सब लोगों को खाना है, बच्चों बड़ों सबके लिए रिकमेंडेड है। इसमें देखें, मैंने अर्ज़ किया कि इसकी थोड़ी सी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं कि इसमें थोड़ा सा उम्र जानवर की बड़ी होती है, तो बाज़ औक़ात इसमें थोड़ी सी बच्चों को उसमें से स्मेल आती है। स्मेल से मुराद ये कि एक ऐसा उसके टेस्ट को मास्क करना पड़ता है, उसको पकाने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं, इसको शायद वेल कुक करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसके साथ भी खैर ओवर द ईयर्स लोगों ने अच्छी रेसिपीज़ बनाई हुई हैं और हमने देखा है कि फैमिलीज़ में बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सारे इंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अब आपको खाना किस तरह है, क्योंकि हमारे यहाँ जो गोश्त बनाने का तरीका है ना, लाहौरिये बड़े वो डिफरेंट अंदाज में बनाते हैं, मसाले बहुत ज़्यादा डालते हैं, वही आपके वाली बात की स्मेल आती है, फिर ऑयल में उसको भूनना इस तरह से होता है, वो फिर प्रॉब्लम करता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। एक हेल्दी प्रोडक्ट जो है प्रोटीन डाइट, उसको अनहेल्दी करने का ये सारी रेसिपीज़ आपने बताई हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इसका एक और चीज़ है कि आम गोश्त जो होता है वो प्रोफेशनल कसाइयों ने बनाया होता है, उसमें हड्डियों की किरचियाँ नहीं होती। इस गोश्त को खाने में एक एहतियात ये बड़ी ज़रूरी है कि इसको सुकून से आराम से खाएं, क्योंकि इसमें नुकीली या हड्डियाँ किरचियाँ उसकी जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। इस तेज़ी से खाने में, जल्दी खाने में और ज़्यादा मकदार में खाने की कोशिश में हॉस्पिटल्स में, गले में, खुराक की नाली में हड्डी के फंसने का अमल एक मसला है। उसके बाद दूसरा मसला आ जाता है कि ओवर ईटिंग के मसले, सीने की जलन, खाना गले की तरफ आना, लेट नाइट खाना खाते फ़ौरन लेट जाना, उससे ये होता है कि सीने की जलन, तेज़ाबियत, मत्ती, उल्टी कैफियत, ब्लोटिंग। फिर अगर कोई उस पर अनहाइजीनिक कंपोनेंट है, फ़र्ज़ कर लें कि एक कोम्बो होता है ना, खाली गोश्त तो कोई नहीं खा रहा होता, उसमें बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो पूरे साफ़ पानी नहीं होता, बाज़ चीज़ें ऐसे मीठे शामिल होते हैं या ऐसे सैलड शामिल होते हैं जो दोए नहीं होते, तो उसके नतीजे में गैस्ट्रो, बिल्कुल मैदे का जो डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन। और इस गर्मी के मौसम में जब जल्दी खाना ख़राब हो रहा होता है, तो अगर आपने थोड़ा सा इस्तेमाल किया, बाकी आम फ्रिज में रखा है और अगली दफ़ा से खाने की कोशिश को कर रहा है, तो एंड रिज़ल्ट ये होगा कि वो उसका बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें बड़ी होती है और उसके साथ वो खाना जल्दी ख़राब हो रहा होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एहतियात से खाएँ, थोड़ा खाएँ, वेल कुक फूड खाएँ, हाथ धो के खाएँ और उसके साथ कोशिश करें कि पानी, एक्सरसाइज और ये वो चीज़ें हैं। और दूसरा, सिर्फ गोश्त ना खाएं, उसमें सैलड शामिल करें, उसमें सब्जियां शामिल करें, फल शामिल करें, तो वो एक पूरा प्लेटर बनाएं, ना कि सिर्फ गोश्त और सिर्फ गोश्त खाएं। डॉक्टर साहब, मैदे के मरीजों के लिए क्या रिकमेंडेशन है, क्योंकि हर दूसरा बंदा हमें नज़र आता है कि वो कहता है मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है, ब्लॉटिंग होती है, तो उनको कुर्बानी का गोश्त क्या रिकमेंड करेंगे? रात का खाना जल्दी खाना है या बिल्कुल कम उनको मिकदार में खाना है? देखिए, ये जनरल प्रिकॉशंस तो सबके लिए हैं, ठीक है, जो चाहे मैदे का मरीज़ है नहीं है, लेकिन जो उसके अलावा हैं एड ऑन कि अगर कोई सीने की जलन का शिकार है और एक तो वो अपनी बाकायदगी से दवाई अगर कोई खा रहा है तो दवाई ज़रूर खाए, अगर दवाई के साथ उसका गुजारा हो रहा है तो दवाई को क्विट ना करे इन दिनों ख़ास तौर पे। लेकिन अगर कोई दवाई के बगैर अपने लाइफस्टाइल की वजह से उसको मेंटेन किए हुआ है थोड़ी बहुत तकलीफ़ को, तो उसमें कोशिश यही करे कि खाना खाते फ़ौरन लेटे नहीं, झुके नहीं, नमाज खाली पेट तकिए वाली साइड ऊपर रखे, रात का खाना जल्दी खाए, सोने से 2 घंटे पहले, और बहुत पेट भर के एक वक्त में ना खाना खाएं। खाने के साथ पानी कम पिए, खाने से 1 घंटा पहले पानी पिए या 2 घंटे बाद में पानी पिए। तो ये तो सीने की जलन, गर्ड के पेशेंट्स के लिए ये एहतियात होगी। लेकिन गोश्त ज़रूर खाए, इत्तेदाल के साथ खाए, थोड़ा खाए और बहुत मुरागा ना खाए। खाने के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं कुछ लोग, कितना नुकसानदेह है? हाँ, उसमें देखें, खाने के फ़ौरन बाद आम बंदे को तो 1 से 2 घूंट, 2 से 3 घूंट पीने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर कोई सीने की जलन का शिकार है तो उसको हम कहते हैं स्मॉल फ्रीक्वेंट ड्राई मील। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि थोड़ा थोड़ा खाए, बार बार बेशक खा ले, एक वक्त में ज़्यादा ना खाए, और खाने के साथ कोई भी लिक्विड, पानी हो गया, लस्सी हो गया, कोई भी मशरूब जो है वो कम ले, क्योंकि जब एक स्टमक की मिसाल एक बैग नुमा चीज़ है, उसमें अगर आप सॉलिड चीज़ भी डाल लेंगे और पानी बहुत ज़्यादा डाल लेंगे तो खाना गले की तरफ आने का रुझान उससे बढ़ जाता है। इस वजह से लिक्विड इंटेक खाने के साथ कम लें। गर्मी का मौसम है, खाने के 2 घंटे के बाद चाहे जितना मर्जी पानी पिए। सही। डॉक्टर साहब, हर दूसरा बंदा शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट को क्या गोश्त खाने में एहतियात करनी है? देखिए, शुगर जो है वो हमारे अराउंड 30% पॉपुलेशन हमारी शुगर का मर्ज कैरी कर रही है, बहुत हाई नंबर है। तो ये लोग जो हैं, ये इनको हम ये कह दें कि ये बीमार हैं, ये इस फेस्टिवल से आउट हैं, ये हो नहीं सकता। तो उन्हें भी बेसिक एहतियाती तदाबीर जो पहले मैंने बताई हैं उसके अलावा
आपने शुगर की मेडिसिन ज़रूर खानी है। शुगर की दवाइयों के साथ साथ खाने के साथ जो मीठा इस्तेमाल होता है वो नहीं खाना ख़ास तौर पे। ठीक है। दूसरे नंबर पे गोश्त खाते हुए कोशिश करनी है कि गोश्त बनवाते हुए अगर कसाई साहब ने उसको प्रॉपर चर्बी से साफ़ नहीं किया तो उसकी सफाई के दौरान खुद साफ़ करने की कोशिश करें, कम से कम ऑयल में पकाने की कोशिश करें। और उसके अलावा शुगर का पेशेंट कुर्बानी का गोश्त खा सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हाँ, उस पर भी ये देखें, ये प्यूरिन्स हैं बेसिकली, ये रेड मीट के ज़मरे में आता है। इसमें के अंदर लेयर्स के अंदर चर्बी होती है, तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर आमतौर पे ये कॉम्बो इकट्ठा ही होता है आमतौर पे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी तरह सफाई की जाए, थोड़ी मिकदार में खाया जाए और चखने की हद तक कुर्बानी का गोश्त ज़रूर खाएं और अपनी दवाइयों में बाकायदगी रखें। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले फेस्टिवल का इफेक्ट ये होता है कि आज दवाई की भी शायद छुट्टी है। हाँ। और वो एक ऐसा फिनोमिना होता है जो एक स्ट्रेस को डबल नुकसान हो जाता है। डबल नुकसान, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, लोग पाए खाते हैं क्योंकि अब वो ऑब्वियसली वो चीज़ें जो कि आपको रूटीन में अच्छे खासे पैसे लगाकर जो है वो खानी पड़ती हैं, अब तो कुर्बानी पर लोगों के पास ये ऑप्शन होती है। तो एक दिन पाए बना लिए, एक दिन कलेजी बना ली, सो लोगों को लगता है कलेजी ज़्यादा खा लें खून बनाती है, मौसम भी आजकल इस तरह का है, सो कितनी एहतियात करनी है? कलेजी बहुत अच्छा है जी, उसका आयरन कंटेंट अच्छा है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिसको खून की कमी का शिकार ख़वातीन हज़रात ख़ुसूसन बच्चियाँ जो हैं उनमें हाई आयरन कंटेंट के साथ है। लेकिन वही बात है कि ये जो डाइट आप सीरी पाई भी आपने कहा हाई उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। हमें इस चीज़ की परहेज़ करनी है कि एक तो इसकी मिकदार बहुत थोड़ी रखी जाए और इसके साथ ऐड ऑन चीज़ें ना ली जाएँ, जिस तरह कोला ड्रिंक्स हैं या इस तरह की चीज़ें। और दूसरे नंबर पे जो पेशेंट्स हैं, जिस तरह हार्ट पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनमें फ़ैट कंटेंट जितना कम होगा, चाहे वो अंदर की लेयर्स में छुपी हुई चर्बी है या हमारी तरफ से डाला गया घी या ऑयल है या उसको पकाने के प्रोसेस में डालने वाला जो चिकनाई है, वो कम से कम होगी, तो वो उनके डिज़ीज़ प्रोसेस के लिए सही होगा। अदरवाइज़ चिकनाई की परहेज़ ब्लड प्रेशर में, शुगर में, किडनी डिजीज़ में, यूरिक एसिड में, ये सारी कुर्बानी के गोश्त की जो खसीतें हैं उसके अंदर से ये इसके लिए प्रॉब्लमेटिक इशूज़ हैं। डॉक्टर साहब, दिल के मरीजों को क्या एहतियात करनी है? यही सेम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसमें, और उसके अलावा जो उसकी पकाने के प्रोसेस में चिकनाई डाली जाती है, खून की नालियों में जमने का अंसर ज़्यादा हो सकता है। दिल की दवाई की परहेज़ हरगिज़ नहीं करनी और दवाई ज़रूर खानी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी मिकदार में चखने की हद तक दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर के अमराज में ये चीज़ मना नहीं है। क्योंकि आजकल ना हम देख रहे हैं कि लोगों ने क्या रात का जो खाना बनाया, नाश्ते में उठ के भी आप गोश्त खा रहे हैं, दोपहर के खाने में भी गोश्त खाया जा रहा है, रात के खाने में भी, मतलब सुबह आप पाए खा रहे हैं और दोपहर में आपने कुछ इस तरह से चीज़ें, तो ये तो बड़ा नुकसान भी हो जाता है ना? जी, ये पे दर पे इस तरह की चीज़, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी और उसके बाद दवाइयों से इज्तनाब, प्लस ये है कि बहुत ओवर ईटिंग, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक के बाद एक इजाफा क्या ये एक हेल्दी इंसान को भी बीमारियों की तरफ ले जाती हैं? देखिए, एक हेल्दी बंदा कभी कभार खाने की हद तक ये चीज़ें कुछ नहीं कहती हैं, उसको खा सकता है। लेकिन अगर कोई पहले से डिजीज़ प्रोसेस में है, जिस तरह किसी को यूरिक एसिड की तकलीफ है तो रेड मीट उसके लिए मना है, किसी को किडनीज़ का मसला है उसके लिए प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट मना है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रेशर है या शुगर का पेशेंट है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी इतनी बढ़े ना, तो हम ये चीज़ें उसको कहेंगे कि वो इन चीज़ों से परहेज़ करें। सही। डॉक्टर साहब, अब मुझे पता है कि अच्छी खासी तादाद में लोगों ने गोश्त को फ्रीज़ भी कर लिया है, सो क्या रिकमेंडेशन है, हमने किस तरह से गोश्त को फ्रीज़ करना है और कितनी देर तक हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं? देखिए, फ्रीज़ तो पहला तो बहुत कोई हेल्दी चीज़ नहीं है कि फ्रीज़ करना है। कुर्बानी के कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली बांटना है, और उसके ख़िलाफ़ अगर फिर भी हमने फ्रीज़ करना ज़रूरी समझा है तो उसमें ज़रूरी ये है कि उसको धो के फ्रीज़ करें, नंबर 1। अच्छा। उसको गोश्त को फौरी तौर पे उसको जितना पोर्शन आपने एवरेज पकाना होता है एक वक्त में, उसको उस हिस्से के पोर्शन को अलहदा करके धो के उसको फ्रीज़ करें, क्योंकि जब एक दफ़ा आप गंदे गोश्त को या उसी तरह कुर्बानी के गोश्त को बगैर धोए हुए फ्रीज़ कर लेंगे, तो जब ये पकाने का प्रोसेस शुरू होगा तो उस वक्त ये फ्रोज़न हालत में आप इसको धो नहीं सकेंगे अच्छी तरह से। तो नंबर 1।
एक तो ये है कि इसको धोएं पहले, और धो के जितना पोर्शन आपने इस्तेमाल करना है उसका पोर्शन बना के उसको फ्रीज़ करें, और फ्रीज़ करें, ना कि उसको आम फ्रिज में रखें। अच्छा, क्योंकि ये फ्रीज़ हो जाएगा तो वो स्टोरेज के काबिल हो जाएगा, ठीक है। और उस पोर्शन को निकाल लें और डायरेक्ट आप कुकिंग के प्रोसेस में ले आएँ, उससे ये होगा कि कंटेमिनेशन कम से कम होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कितने अरसे तक, तो कोशिश यही करनी है कि कम से कम अरसे तक रख सकें, ठीक है। क्योंकि आम तौर पे जो घरों में भी अब वेस्टर्नाइज या मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें तकरीबन 5 से 7 दिन का गोश्त हो, सारे लोग रूटीन में भी रख रहे होते हैं 12 महीने, ये क्योंकि वीकेंड ये ऐसा होता है जिसमें वो ये ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, तो उसके बाद तो एवरेज टाइम यही होना चाहिए। इससे ज़्यादा रखेंगे तो जिस तरह हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं, फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग, और इस प्रोसेस में जब एक दफ़ा वो मेल्ट होगा फिर फ्रीज़ होगा, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम, क्योंकि अदरवाइज़ उसमें कंटेमिनेशन और बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बार बार लाइट आती जाती है तो वो कभी मेल्ट होगा, कभी फ्रीज होगा, फिर आप उसको बनाएंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है जी कि ईद का गोश्त ज़रूर खाएँ, एहतियात के साथ खाएँ, इस जज्बे के साथ खाएँ कि पहला और आखिरी खाना नहीं है, और इंशाल्लाह अगली ईद पर दोबारा खाना है। हाथ धो के खाएँ, इत्तदाल के साथ खाएँ, सिर्फ गोश्त ना खाएँ, और उसके साथ सब्जियां, फल, सैलेड शामिल करें, और फिज़िकल एक्टिविटी और पानी के इंटेक को इंश्योर करें इस गर्मियों के मौसम में। इसके साथ तो सिर्फ कुर्बानी के गोश्त ना खाएं। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने बिल्कुल आपको ये नहीं कहा, गोश्त ज़रूर खाएं लेकिन सिर्फ कुर्बानी का गोश्त ना खाएं। आपकी रोज़ाना की डाइट का हिस्सा सब्जियां भी होनी चाहिए, फ्रूट्स भी होनी चाहिए, और एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, यानी आपको चलना फिरना है ताकि आप जो खा रहे हैं वो अच्छे तरीके से हज़म करें और हेल्दी भी रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम अपने शो में मुलाकात कराते रहते हैं आपकी उन लोगों से जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ स्पेशल भी कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ मुनफरिद भी कर रहे होते हैं और कुछ मुनफरिद होते भी हैं। सो आज की हमारी मेहमान जो हैं सना सईद पेंटर हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी ईद भी कैसी गुजरी और उनका काम कैसा चल रहा है। माशाल्लाह से वो पढ़ाती भी हैं। सो इतने सारे काम करना भी मेरे ख्याल से आसान नहीं होता, और इतने सारे काम करने के साथ साथ आप अपने काम के साथ इंसाफ कैसे कर रहे हैं, वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। सो पेंटर के लिए एक अलहदा से दुनिया होती है, वो उसमें रहना पसंद करता है, उसमें रहते हुए डिफरेंट और ज़बरदस्त काम करना भी आज के टाइम में एक चैलेंज बन चुका है। सो सना को हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं ठीक ठाक। ईद कैसी रही? ईद मैं नहीं मनाती। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है, हमें वो भी बता दें। उसकी रीज़न ये है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से मेरी खून को देखने की या खून को सूंघने की या उसको बर्दाश्त करने की ख़त्म हो गई है, सलाहियत ख़त्म हो गई है। और यानी आप सेंसिटिव हैं थोड़ी किसी हद तक, हाँ, सॉर्ट ऑफ। अच्छा, वो जो पेंटर्स के लिए कहा जाता है, आर्टिस्ट लोगों के लिए कहा जाता है कि कुछ सेंसिटिव भी होते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ों को फील करते हैं, वो वाली कंडीशन हम समझ लें? तकरीबन वही कंडीशन आप समझें। एक तो जो ऑनगोइंग एक जेनोसाइड चल रहा है, हाँ। उसकी वजह से भी, फिर जब मैं इस किस्म की इवेंट्स आते हैं ना तो वो रिफ्लेक्शन उसका मुझे ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। और सेकेंडली आई डोंट थिंक कि लोग ईद को सही जज्बे के साथ ट्रीट करते हैं। गोश्त खाना ईद नहीं होती है, सैक्रिफाइस सिर्फ और सिर्फ जानवर का नहीं करना होता है ना, अपने अंदर भी किसी अना को सैक्रिफाइस करना होता है। बिल्कुल। तो वो मुझे नज़र नहीं आता, इसलिए मैं अपने आप को कैद कर लेती हूँ। अच्छा, कैद कर लेती है, यानी घर तक महदूद हो जाती है। स्टूडियो में सिर्फ पेंट्स और मैं। तो ये आपके और 3 दिन इस तरह से गुजरे? 2 दिन तो तकरीबन, तीसरे दिन ज़रा सफाया हो जाता है तो फिर मैं अपनी फैमिली को, इवन मैं अपने अम्मी अब्बू को भी तब जाके मुंह दिखाती हूँ। हाँ। मैं उनसे भी नहीं मिलती। यानी आप तो वाकई बहुत डिफरेंट हैं। सो काम कैसा चल रहा है? आर्ट में कुछ नया हमेशा जो है वो रहता ही है और नया तलाश करना पड़ता है। कैसे तलाश करते हैं? अना, मैं आपको सच बताऊँ एक चीज़ कि नए से ज़्यादा अपने आप को तलाश करना मुश्किल है। नया तो अब रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ बुरा अच्छा आता जा रहा है, लेकिन उस नए के आने में ना हम अपना आप भूलते जाते हैं। सो आई एम समवन हु इज़ वेरी सेंसिटिव एंड समवन हु इज़ वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ कि मैं अपने आप को ना भूलती जाऊँ अपने काम में। तो ये जब मैं बंद करती हूँ ना अपने आप को कमरों के अंदर, दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके, तब मुझे सही में अपना आप नज़र आ रहा होता है। सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बता दें कि
आपके काम का फोकस क्या होता है? वो जो एक हर चीज़ आपके काम को डिफरेंट बनाती है ना, हर आर्टिस्ट में होती है, आप अपने काम में स्पेशल क्या ऐसा रखती हैं जो आपके काम को बाकियों से डिफरेंट बनाती है? स्पेशल तो मुझे नहीं पता, तो लोग बताएंगे, लेकिन मेरे काम का फोकस होता है मी एंड द पीपल अराउंड मी। नार्सिसिस्टिक तरीके से नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं अपनी बात नहीं करती। मैं अगर बहुत मजबूत औरतों ने मुझे मिलके बड़ा किया, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी फुफ्फो वगैरह, जितने भी फैमिली में, मैंने इतनी ज़िद्दी औरतें देखी हैं और मुझे लगता है कि मुझे उनको सेलिब्रेट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो आई पेंट अ लॉट ऑफ वुमेन एंड आई थिंक वुमेनहुड का जो आइडिया है ना, इसको मैं दिन ब दिन एक्सप्लोर करती जा रही हूँ। और ना, आपको नहीं लगता कि औरत की जो छवि या जो इमेज हमें यूजुअली देखने को मिलती है, हम उससे बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत गहरे हैं, हम बहुत बड़े हैं। तो मेरी वो एक्सप्लोरेशन अभी ख़त्म नहीं हो रही है। नथिंग अगेंस्ट मैन, मैन आर नाइस, बट आई थिंक औरतों की ना रिप्रेजेंटेशन हमने सही तरीके से दी नहीं। वी आर मोर देन फ्लैश एंड बोन्स। अच्छी सूरत, अच्छी शक्ल से ज़्यादा हैं हम अंदर। तो वो जो एक औरत की सेलिब्रेशन, औरत का कंफर्ट, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वार्मथ मेरे काम में मुझे बोर नहीं कर रही, और इनवाइट करती है कि और पेंट करो। एंड आई पेंट द वुमेन अराउंड मी आल्सो। तो इनको जब रंगों में लेकर आती हैं तो क्या मतलब हर इमोशन को उसके अकॉर्डिंग रंगों में ढालती हैं? कभी खुशी होती है, कभी आप थोड़ी गम की कैफियत दिखा रहे होते हैं, कभी कोई बहादुरी की कैफियत दिखा रहे होते हैं। कलर सिलेक्शन कैसे करती हैं? कलर सिलेक्शन मूड पे होती है, कलर सिलेक्शन इमोशन पे होती है। आपने गौर किया होगा जब आप परेशान होती हैं कुछ दिनों में, आपका या तो दिल करेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा शोक रंग पहने, है ना, ताकि आपके बिल्कुल ऑपोजिट अपने आप को दिखना शुरू कर देंगे, या आपका दिल करता है कि मैं वो रंग पहनूं जो मेरी आंख चुभे ना, मैं बहुत डल कलर्स पहनूं, मैं वाइट, बेज, उनमें जाऊँ। मेरे भी काम में मुझे कोई ख़ास शौक़ी नज़र नहीं आती रंगों के अंदर। मेरे काम में एक वार्मथ है, मेरे काम में एक डार्कनेस है। तो कलर सिलेक्शन थोड़ी डोमेस्टिक सी है, थोड़ी डार्क है, जिससे जो मेरी आँखों ना पड़े, जो तकलीफ ना दे। भी ऐसा फील हुआ एक पेंटिंग बना के कि वाकई ये मैंने की है? हाँ अक्सर होता है, अक्सर होता है। मुझे आर्टिस्ट लोगों की एक बात बड़ी पसंद है कि अपने आप को कोई क्रेडिट नहीं देते। आप नोट कीजिएगा, बहुत ही हम्बल होते हैं बेचारे, ज़मीनों पर बैठे होते हैं, बुरे हाल, खस्ता हाल, पेंट से भरे होते हैं, उजड़ा होता है सब कुछ, उन्हें कुछ होश नहीं होता, और सामने उनके इतना कमाल कोई आर्ट पीस बन रहा होता है। लेकिन जब आप आर्टिस्ट को देखते हैं, आपको पता नहीं कि ये शख्स बना रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ बड़ी पसंद है, ये जो हम्बलिंग नेचर होती है ना, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन आना आपको दिला देता है, बहुत हम्बल कर देता है। बिल्कुल। तो मुझे ये बता दीजिएगा, फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं ऑब्वियसली इन द एंड आपको प्रोफेशन भी देखते हैं, आपको पैसे भी कमाने हैं, सो इस सेंस में अच्छी फील्ड है, ये स्टूडेंट्स आ सकते हैं? बहुत अच्छी फील्ड है, मतलब अब तो कितने ज़्यादा उसके सेक्शंस हैं ना। अब तो सिर्फ देखिए, आर्ट महदूद पेंटिंग या नहीं है, बिल्कुल एक्टिंग तक भी नहीं रह गई। आप टेक्सटाइल आर्टिस्ट हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, तो अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा कितनी लाखों करोड़ों उसकी एवरीथिंग इज आर्ट। आर्ट इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, हम इसीलिए कहते हैं। आप कैसे बोलते हो, खाना कैसे बनाते हो, दैट इज़ आर्ट इटसेल्फ। तो बस आपको ये देखना है कि आपकी एक्सप्रेशन किस चीज़ में बेहतर निकलती है। लाइक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, आई थिंक यू आर एन आर्टिस्ट, है ना। परफॉर्म ही करते हो ना आप बैठ के, दूसरे इंसान को सुनना, ये वो आर्ट फॉर्म है जो ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल जो आप करते हो, किसी को बैठ के सुनना, बिल्कुल ध्यान देना उसकी बात पे, बिल्कुल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल। सो मुझे आप ये बता दें कि हम चाहते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं, हमारा घर जो है, हमारा लाउंज जो है, वो बहुत खूबसूरत नज़र आना चाहिए। क्या रिकमेंड करना चाहेंगी? आपके कमरे में पेंटिंग्स कैसी होनी चाहिए? वो क्या चीज़ है जो आपकी ऑब्वियसली जहाँ आपने ज़्यादा टाइम घर में स्पेंड करना होता है, टीवी लाउंज वगैरह होते हैं, उसको कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है? अच्छा, एक तो खूबसूरती की डेफिनेशन हर किसी की मुख्तलिफ होगी, एस्थेटिक्स की डेफिनेशन हर किसी की मुख्तलिफ होगी। मेरे नहीं ख्याल से हर किसी की डाइजेशन होती है आर्ट की, है ना। और हर किसी, क्योंकि आर्ट आपको ना सच्चाई, अच्छा आर्ट आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिखा रहा होता है माशरे की, इमोशंस की। आप खुद देखिए, कमर्शियल ड्रामे अगर आप देखती हैं तो उनको देख के दिल में कुछ नहीं होता, दिमाग थोड़ा सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ अक्ल समझ की बात नहीं होती। लेकिन जब आप एक आर्ट मूवी देखती हैं
उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, वो आपको रुलाता है, वो आपको परेशान करता है, और इसीलिए हम अवॉइड भी करते हैं उसको। तो आर्ट का काम है आपको पिंच करना, आपके अंदर जो कोई आवाज़ खामोश बैठी हुई है ना, उसको जगाना। इसलिए मुझे लगता है अ लॉट ऑफ पीपल आर अफ्रेड ऑफ आर्ट समटाइम्स। अगर आप मेरी पेंटिंग लगा रही हैं, आई वॉन्ट यू टू सी द विमेन इनसाइड देम, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी खामोशी, उनकी बातें, और अगर आप वो देखने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर वो आप अपने कमरे में नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही कहा। कभी कोई पेंटिंग ऐसी है आपकी कि किसी को समझने में मुश्किल हो रही हो कि मैसेज क्या है इसमें, दिखाना क्या चाह रही हैं आप? बहुत दफ़ा, लेकिन जो मेरा एक आइडिया या जो मेरा इंटेंशन आप कहते हैं किसी काम को बनाने में, वो मेरे स्टूडियो की हद तक रहता है। जब वो काम निकल के गैलरी में लग गया या माने आपके घर चला गया, फिर वो आपका हो गया। फिर आप उसके बारे में जो मर्जी सोचें। अगर मेरा काम मुझे खुशी देता है और आपको गमगीन कर रहा है, तो उसमें ये है एलिमेंट गमगीन करने वाला, तो आप हो जाए उदास। मैं उसके मीनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं सिर्फ उसकी मेकिंग को कंट्रोल कर सकती। बिल्कुल आपने सही कहा। सीखने से पढ़ाने वाला अमल, वहाँ तक पहुँचना कैसा चलता है वो? सीखने से पढ़ाने वाला अमल, पढ़ाने वाला मुश्किल है। अच्छा, पढ़ाने वाला बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास 40-50 स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं। आप अपने ज़ाती मसाइल छोड़ के आओ बाहर, आप उन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आप उस तरह का, अब वो वाला एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा कि उस्तानी आकर 2 झिड़के लगा रही है और 2-3 झापड़ लगा रही है, वो अब नहीं। अब तो आपको स्टूडेंट्स सिखा रहे होते हैं, और सही भी सिखा रहे होते हैं, है ना। ये वाली जनरेशन है, दे हैव सो मच इन्फॉर्मेशन। किसी भी टीचर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें मोबाइल फ़ोन दे रहा होता है, है ना। और ये आपने एक्सेप्ट करना है। एग्जैक्टली। हमने उनको मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है, हमने उनका दोस्त बन के उनको सिखाना है। तो ये जो सिखाने का अमल है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। कभी कभी मैं घर जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैंने 2000 बच्चों की थेरेपी की है, तो मेरा अपना दिमाग ख़त्म हो गया होता है। बट इट इज़ फन। ये अभी आजकल के दौर, कभी ऐसा भी फील हुआ कि मेरा स्टूडेंट मेरे से अच्छा काम कर रहा है? बहुत दफ़ा, और बड़ा अच्छा लगता है, वाकई में अच्छा लगता है, क्योंकि यू फील प्राउड। और आप किसी हद तक, इंसानी नेचर, आप किसी हद तक क्रेडिट लेना चाहते हो कि ये देखिए, इसको तो मैंने सिखाया था और ये आज कितना आगे जा रहा है। इफ़ यू आर अ सिक्योर पर्सन ना, अगर आपको लगता है कि मैं अपने काम से पहचानी जाती हूँ, तो मेरे आगे जो जनरेशन आ रही है वो अपने काम से पहचानी जाएगी। बिल्कुल, उनका दौर आ रहा है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। आइडियाज़ कैसे होते हैं स्टूडेंट्स के? कभी वो आपको बताते हैं कि ये आइडियाज़ ज़्यादा बेहतर है? आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। मुझे एक जो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है, वो ये है कि हमारे ना कम्युनिकेशनल स्किल्स बहुत वीक हो रहे हैं। यस, हमारे जनरेशन को, इंक्लूडिंग माई जनरेशन एज वेल, हमसे जो पिछली थी ना, उनको अपनी बात कहना आती थी, बताना आती थी शायद किसी हद तक। अभी ये बच्चे खौफज़दा हैं, पता नहीं किस चीज़, शायद जजमेंट से खौफज़दा है, शायद सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनके पास है कि ऑल ऑफ देम। एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले किसी टाइम में आपको ना फीडबैक थोड़ा सा डिले में मिलता था, अभी आप कुछ करते हैं, अब आपको फौरन फीडबैक मिल जाता है ना। मतलब आपके पास सोशल मीडिया की ऑप्शन है, आपका काम 1 मिनट में आपको बता देता है कि आप क्या हैं। और गलत भी होता है ना। आपने अगर अपनी सिंगिंग वीडियो डाली है, 1000 बंदा आपको कह देगा वो तुम कितना बेसुरा गा रही हो, कितना बुरा गा रही हो, जबकि वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप बस दिल हल्का करना चाह रहे हो अपना। तो उन बेचारों को क्रिटिसिज्म बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मिलता है, और क्रिटिसाइज़ करने वाले की शक्ल भी तो छुपी हुई है ना, तो वो भी तो डरपोकों की तरह पीछे से कह के भाग जाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये जनरेशन थोड़ी सी सफ़र करती है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरे जो बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनको ना कभी कभी एक माँ की तरह मोटिवेट करती हूँ। मैं कहती भी हूँ मेरे बच्चे, हालांकि मेरे से भी कुछ पता नहीं कितने कितने बड़े हैं, लेकिन मैं उनको बुलाती ही बच्चे हूँ। क्योंकि वो आप वो टीचर जिम्मेदारी एक महसूस कर रहा होता है ना कि बस मैंने ही इनको चलाना है, मैंने लेके चलना है। खैर, देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखने वालों को मैसेज ये देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत एक ही पेस पे चलना शुरू हो गई है और आपके दिल दिमाग ने फील करना बंद कर दिया है, सो आर्ट इज़ दी ओनली वे। गो लिसन टू पोइट्री, जाके कोई अच्छा गाना सुने, कोई अच्छी फिल्म देखें जिसमें अच्छी अदाकारी हो, कोई अच्छी पेंटिंग देखें, अच्छी एग्जीबिशन में जाएं, आपको अपना आप जिंदा फील होगा। सो यही एक आपके पास ऑप्शन है, जिंदा रहने की भी और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी भी गुजारने की।
क्योंकि आप खुश भी रह सकते हैं, गमगीन भी रह सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर सकते हैं, तो बेहतर नहीं कि आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार लें। थैंक यू सो मच, आपका Thank you so much, शुक्रिया। Anna. ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।